वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे थॉट ऑफ द डे के बारे में। अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हो। मेहनती हैं आप तो आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, आपकी मंजिल आपके सामने होगी। बस उस पर चलते जाना है और एक दिन सफलता आपके कदम को चूमते हुए आपको मिल जाएगी। इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड पियानो डे के बारे में, जो हर साल 29 मार्च को मनाया जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि साल का जो 88 नंबर का दिन होता है, उस दिन पियानो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वो साल का या तो 29 मार्च को पड़ता है या फिर 28 मार्च को पड़ता है। पियानो दिवस मनाने की जो घोषणा है वो सबसे पहले जर्मन पियानो वादक थे जिनका नाम था निल्स फ्राहम, उनके द्वारा किया गया था। ये पियानो का आविष्कार करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो इतालवी निर्माता थे जिनका नाम था बार्टोलोमियो क्रिस्टोफरी। उन्होंने 1700 ईस्वी में पियानो जैसा एक यंत्र बनाया था, एक वाद्य यंत्र बनाया था। अब हम बात कर रहे हैं बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जब 1971 का युद्ध होता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो था शेख मुजीबुर रहमान का। ठीक है, तो उन्हीं को एक विशेष साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो फोसवाल के द्वारा। अब हम देखेंगे कि फोसवाल का मतलब क्या है अभी आगे जाकर। ठीक है, फोसवाल का मतलब है फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, उसके द्वारा विशेष साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। उनकी एक बुक है ट्रायोलॉजी अनफिनिश्ड मेमायर्स द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ में आपको ये मैं बता दूं कि जो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर है, इसके संस्थापक अध्यक्ष और प्रख्यात पंजाबी उपन्यासकार जिनका नाम है अजित कौर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, तो बांग्लादेशी लेखक थे, शोधकर्ता थे जिनका नाम है रामेंदु मजूमदार और मोफिदुल हक। इनको समारोह में पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, फोसवाल के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर के बारे में, जिसकी स्थापना 1987 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में करा गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो साउथ एशिया के देश हैं उनके बीच में जो रीजनल सहयोग है और कल्चरल आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाए। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव हैं। साथ में आपको मैं ये बता दूं कि इसके द्वारा जो है क्या किया जाता है, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है। साथ में ही सार्क साहित्यिक पुरस्कार और सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई सारे पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं इस अवसर पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कृष्ण प्रकाश के बारे में, जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने का काम किया है और पहले व्यक्ति बन गए हैं ऐसा करने वाले। इनको आयरन मैन के नाम से पुकारा जाता है। और ये कौन है, तो आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश, जिन्होंने दक्षिणी मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी मार्ग है वहां पर स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। जब भी हम मुंबई घूमने जाते हैं तो हम गेटवे ऑफ इंडिया जरूर जाते हैं। तो वहां से मुंबई हार्बर में जो एलिफेंटा द्वीप है, वहां पर प्रसिद्ध जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वहां तक तैरने का काम किया है और पहले व्यक्ति बन गए हैं कौन, कृष्ण प्रकाश जी। इन्होंने 5 घंटे और 26 मिनट में ये तैराकी की यात्रा है वो पूरी करी है, 16.20 किलोमीटर की। साथ में आपको बता दें कि एक अभियान चलाया जा रहा था वहां पर जिसका नाम था डूबने की रोकथाम जागरूकता। इस अभियान के तहत ही इन्होंने ऐसा काम करा है। साथ में अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले जो ये आयरन मैन और अल्ट्रा मैन जो ट्रायथलॉन प्रतियोगिता है इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब हम बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में।
तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में मैं, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि मुंबई में स्थित है, और जब भी कोई मुंबई घूमने जाता है तो वो गेटवे ऑफ इंडिया को देखने जरूर जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया को तब तैयार किया गया था जब 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत की यात्रा पर आए थे। तो उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में ही इसका डिजाइन तैयार किया गया था, और ये पूरा स्मारक बन के तैयार हो गया था 1924 में। कहाँ पर स्थित है, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप देखेंगे तो साउथ मुंबई में जो अपोलो बंदर क्षेत्र है वहां पर अरब सागर के बंदरगाह पर स्थित है ये क्या, गेटवे ऑफ इंडिया। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में बात करते हैं तो हम सब जब भी महाराष्ट्र जाते हैं तो एलिफेंटा की गुफाएं जरूर घूमने जाते हैं, क्योंकि एक हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है उसको प्रेजेंट करती हैं एलिफेंट की गुफाएं। जो एलिफेंट की गुफाएं हैं, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, किसके, यूनेस्को के। साथ में ही जो मध्यकालीन भारत की जो रॉक कला आर्ट है, यानी जो रॉक कटिंग से जो कला बनाई गई है, जो वास्तु दिखाया गया है, वास्तुकला का प्रेजेंट किया गया है, उसका नमूना है एलिफेंटा की गुफाएं। और कोई भी व्यक्ति अगर जाता है महाराष्ट्र में तो एलिफेंटा की गुफाएं जरूर देखने जाता है। साथ में ये जो एलिफेंटा या घारापुरी द्वीप पर स्थित है, ये जो ये गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा या फिर इसको घारापुरी द्वीप भी कहते हैं, जहां पर स्थित है। और इसकी ये मुंबई से 11 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनडीटीवी के बारे में। 27 मार्च को क्या किया गया, 2 साल की अवधि के लिए यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका को एनडीटीवी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये जो इनकी नियुक्ति करी गई है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन करा गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूके सिन्हा हैं उनको एनडीटीवी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया है। अगर यूके सिन्हा के बारे में बात करें तो इसके पहले भी ये कई सारे पद पर रह चुके हैं भारतीय सरकार के, वो देख लेते हैं क्या है। तो ये 2011 से 2017 के बीच में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। दीपाली गोयनका के बारे में बात करेंगे तो दीपाली गोयनका जो है इस समय पर वेलस्पन इंडिया लिमिटेड की सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और साथ में ही एमडी यानी मैनेजर डायरेक्टर हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि एसोचैम महिला परिषद की ये अध्यक्ष थी और वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के उपभोग मंच के बोर्ड में ये शामिल हैं। अब हम बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, तो कश्मीर की आलिया मीर हैं, उनको सम्मानित किया गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। अच्छा, क्यों किया गया है, क्योंकि जो आलिया मीर हैं वो कश्मीर की पहली महिला है जो वाइल्ड लाइफ SOS संगठन के लिए काम करती हैं और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। यानी जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो जनजातियां हैं उनको बचा रही हैं, जो पशु हैं पक्षी हैं उनकी देखरेख कर रही हैं और उनको बचाने का काम कर रही हैं। इसी क्षेत्र में काम करते हुए ही इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में इस तरीके का पुरस्कार पाने वाली किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं आलिया मीर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फील्ड में, अगर कोई भी काम पहले बार हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। वाइल्ड लाइफ या SOS संगठन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में 1995 को हुई थी कार्तिक सत्यनारायण और गीता शेषमणि के द्वारा। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है। साथ ही इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो वो जीव जो संकटग्रस्त हैं या वो स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पे हैं उनको बचाना, उनका पुनर्वास करना और उनको एक प्राकृतिक विरासत के रूप में उनको संरक्षित करना इस संगठन के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा और दक्षिण एशिया का सबसे बड़े वन्य जीव संगठनों में से एक है SOS। अब हम बात कर रहे हैं 2023 का जो ISSF विश्व कप हो रहा है किस क्षेत्र में, तो
निशानेबाजी के क्षेत्र में जो ये प्रतियोगिता हो रही है, विश्व कप हो रही है, कहाँ पर हो रही है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चाइना ने सबसे ज्यादा 10 मेडल जीते हैं, यानी आप अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें चाइना के पास 10 मेडल हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। भारत के पास 1 स्वर्ण है, 1 रजत है यानी 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है यानी कांस्य है। जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने जीता है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह ने जीता है भारत के लिए। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी ISSF के बारे में, यानी अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में, जिसकी स्थापना 1996 में करी गई थी और इस विश्व कप की शुरुआत 1996 में करी गई थी अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। स्पेशली ये जो पूरा आयोजन होता है ये हर साल मतलब प्रति वर्ष 4 बार होता है। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता का उपयोग ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए जो क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में किया जाता है, यानी जो यहाँ से जीतते हैं वो ओलंपिक में आगे जाते हैं। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, एक वायरस है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। ठीक है, तो ये तंजानिया में वायरस पाया गया है। WHO ने इसकी घोषणा करी और बोला है कि 161 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनमें ये संक्रमण देखा गया है। तो इसके लिए अब वहां पर एक दल नियुक्त कर दिया गया है WHO की तरफ से, जो निगरानी करेंगे ऐसे लोगों का जो संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही जो पड़ोसी देशों के साथ भी आवागमन के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। अगर मैं मारबर्ग वायरस रोग के बारे में बात करूं तो स्पेशली ये बहुत ही जानलेवा है, और अगर ये वायरस किसी में पाया जाता है तो एक तरीके से रक्तस्रावी वायरल बुखार होता है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो 88% तक है। जैसे जिस हिसाब से इबोला घातक है उसी हिसाब से जो मारबर्ग वायरस है वो भी घातक है। स्पेशली हम देखते हैं कि जो अफ्रीका के देश हैं जैसे केन्या, कांगो, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा, इन देशों में ये जो बीमारी है इनका प्रकोप है बड़े पैमाने पर पाया जाता है। स्पेशली जो अफ्रीका का दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका वाला एरिया है वहां पर ये जो रोग है, ये इबोला या मारबर्ग, ये आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं भारत और अफ्रीकी देशों के जो सेना प्रमुख हैं उनका पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है 28 मार्च को पुणे में। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधि शामिल थे और 10 देशों के सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद थे। हमारे जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो हमारे रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, वो इस समय या इस इवेंट में मौजूद थे मुख्य अतिथि के रूप में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम बात करें और मैप में आप देखेंगे तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ हम देखेंगे तो सागर और महासागर स्थित हैं। जैसे कि इसके वेस्ट में आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर हिंद महासागर स्थित है, दक्षिण में अटलांटिक और हिंद महासागर से घिरा हुआ ये पूरा महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही यहाँ पर आपको जो आबादी मिलेगी वो लगभग 1 अरब से ऊपर की आबादी है। खनिज संसाधन से भरपूर है अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर कच्चा तेल, गैस, दाल, चमड़े, सोने और अन्य धातुएं अधिकतर मात्रा में पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेबीज के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि रेबीज एक वायरल बीमारी है। स्पेशली रेबीज से पीड़ित जो जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में ये जो वायरस है वो मौजूद होता है। ये एक RNA वायरस है, रेब्डोविरिडे फैमिली से रिलेट करता है। साथ में ही ये जानवरों के माध्यम से ही इंसानों में फैलता है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इंसानों में करीब 99% जो ये मामला है रेबीज का वो कुत्तों के काटने से होता है और 100% तक ये घातक होता है। ठीक है, तो इसी रेबीज का जो ये रोकथाम है, इसके लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा देख लेते हैं। तो स्पेशली एक पहल चलाई जाएगी जिसके माध्यम से रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रावधान किया गया है।
साथ में ही पशुओं के जो काटने या उचित प्रबंधन, रेबीज की रोकथाम, नियंत्रण, निगरानी और अंतर क्षेत्रीय समन्वय और प्रशिक्षण का काम भी किया जाएगा रेबीज को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 25 मार्च को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड के.आर. पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में जो मेट्रो का नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दिल्ली का जो मेट्रो ट्रेन का जो नेटवर्क है वो 348 किलोमीटर लंबा है। बेंगलुरु में आप देखेंगे कि 69.6 किलोमीटर का जो कनेक्टिविटी है वो मेट्रो के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो दिल्ली के बाद में जो बेंगलुरु है वहां पर मेट्रो का जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है, और बेंगलुरु के बाद में हैदराबाद में मेट्रो की कनेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो साथ में ही 12 स्टेशनों को कवर किया जाएगा और 13.71 किलोमीटर के विस्तार के साथ में बेंगलुरु मेट्रो के पास 63 स्टेशन है, और ये जो एरिया कवर करेगा वो 69.66 किलोमीटर की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हैदराबाद में जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, 67 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क फैला हुआ है। जो व्हाइटफील्ड के.आर. पुरम मेट्रो लाइन है वो मौजूदा पर्पल लाइन यानी मेट्रो के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का विस्तार किया गया है, उसके तहत ही बनाया गया है व्हाइटफील्ड के.आर. पुरम मेट्रो लाइन का। तो इसी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है 25 मार्च को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत क्या किया गया है, अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति क्या काम करेगी, तो स्पेशली ये जो समिति है वो आयातकों, मिलरों, व्यापारियों और अन्य संस्थाओं के द्वारा जो तुअर या तूर की दाल है या अरहर की दाल है उसके स्टॉक की निगरानी करेगी, जिससे कि मार्केट में अप्रत्याशित रूप से दाल की कीमतें न बढ़ जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा करा गया है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 12 अगस्त 2022 को ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करी गई थी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। इस एडवाइजरी के तहत ये बोला गया था कि स्टॉक जो भी रखे गए हैं उसको प्रकट करिए, उसको दिखाइए, और अप्रत्याशित रूप से दाम या कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती, किसकी, तूर की या अरहर की दाल की। देखिए अब हम बात कर रहे हैं S&P के बारे में। S&P क्या है, तो एक तरीके से वित्तीय सेवा कंपनी है जो आर्थिक विश्लेषण करती है, रेटिंग देती है और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। जो विश्व के अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक है और विभिन्न कंपनियों, शासन प्रणाली और वित्तीय उत्पादों को रेटिंग देने का काम करती है। तो S&P ने कहा है कि 2023-24 में यानी 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो रहा है ना 2023-24 का, उसके लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी है, तो वृद्धि दर डिसाइड करी गई है 6%, और बोला गया है कि अगली साल ये जो वृद्धि दर है वो और बढ़ जाएगी, 6.9 तक चली जाएगी, ऐसी बात कही गई है S&P के अनुसार। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्तमान में यानी 2022-23 के लिए भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP है उसकी वृद्धि 7% तक हो सकती है, और अगले वित्तीय वर्ष यानी 23-24 तक ये 6% तक धीमी भी हो सकती है, ऐसी बात कही गई है S&P के अनुसार। अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में, और इसके ही एवज में हम बात करेंगे कुनो नेशनल पार्क के बारे में। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हम सबको ये भी पता है, और कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज कवर करी थी कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की जो दूसरी खेप है वो मंगाई गई है, और कहाँ रखा गया है, तो कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है इन्हें। और उसके पहले 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों की पहली खेप आई थी, जिसमें 5 मादा थे, 3 नर थे। तो इन्हीं चीतों में से हम ये देख रहे हैं कि नामीबिया से जो चीते लाए गए थे उसमें एक चीता था जिसका नाम था साशा, ठीक है। एक मादा चीता था जिसकी उम्र 4.5 साल थी, इसकी मृत्यु हो गई है, और रीजन बताया गया है किडनी की बीमारी की वजह से 27 मार्च को इसकी मृत्यु हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि किडनी इसकी खराब हो गई थी क्योंकि जो क्रिएटिनिन स्तर है काफी ज्यादा बढ़ गया था, और इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत
जो भारतीय गवर्नमेंट है उसका ये लक्ष्य है कि कुछ सालों में 50 चीते लाए जाएं और उनको जंगल में छोड़ दिया जाए। भारत में 1947 में जो अंतिम चीता था उसकी मृत्यु हो गई थी, और कहाँ पर हुई थी, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। और साथ में ही 1952 में ये घोषित कर दिया गया था कि भारत से चीता बिल्कुल समाप्त हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। देखिए, अगर कुनू नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है, वन्य जीव अभयारण्य है, 1981 में जिसकी स्थापना करा गया था। 2018 में ही कुनू राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, और कुनू नदी जो है उसके किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली जो कुनू नेशनल पार्क है उसको एशियाटिक लाइन जो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में दूसरी शेर आबादी को स्थापित किया जाए। साथ में ही 1998 से 2003 के बीच में परियोजना के तहत रास्ता बनाया गया। 24 गांवों के लगभग 1650 निवासियों को संरक्षित क्षेत्र से बाहर साइटों पर पुनर्स्थापित किया गया था, जब इसको कुनू राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया था। तो देखिए, भारतीय मूल की सिख महिला है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन। उनको अमेरिकी राज्य जिसका नाम है कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, और एशियाई मूल की विभाग की पहली सेकंड इन कमांड है ये, है ना। और कनेक्टिकट राज्य के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। राजधानी यहाँ की हार्टफोर्ड है, और राज्यपाल यहाँ के नेट लारमोंट जी हैं। आज के सेशन में इतना ही। आपको मेरा सेशन कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, लाइक करने में प्लीज कंजूसी मत करिए, क्योंकि आपका साथ और आपका भरोसा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए और डेली विजिट करते रहिए वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। जो भी मटेरियल या कंटेंट है उसको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां पर भी आप देखकर नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपका कोई ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, कोई है जो तैयारी कर रहा है, तो उस तक जरूर इस चैनल का लिंक पहुंचाइए। निश्चित ही उनको इस चैनल से लाभ होगा, क्योंकि स्लाइड एक होती है, उस स्लाइड में आप देखेंगे क्वेश्चन 7 से 8 और कभी कभी 10 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी विचार के साथ में मैं फिर से कल मिलूंगी। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।